चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड वैरी करता है टाइम के साथ और डायरेक्शन रिवर्स होता पीरियोडिकली। तो यहां पर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हो या ऑल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड के टर्म में है, तो ये कहता है कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट ईएमएफ विच कंटिन्यूअसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड रिवर्सेस इट्स पीरियोडिकली। ठीक, या सिंपली कह सकते हैं हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड इट्स डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। तो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। उसी तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट भी होगा जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करेगा और डायरेक्शन रिवर्स होगा पीरियोडिकली। तो पीरियोडिकली का मतलब क्या है? पीरियोडिक होना चाहिए मोशन। पीरियोडिक मतलब मोशन, any motion that repeats itself over and over again at regular interval of time। तो पीरियोडिक फंक्शन साइन कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। इसका मतलब यहां पर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मोशन रिपीट करेगा। तो ग्राफिकली देखें तो साइन का ग्राफ का नेचर ऐसा है, तो ये पीरियोडिक हो गए क्योंकि ये 0 पाई और 2 पाई, एक कंप्लीट साइकिल 2 पाई तक हो गया। इसके बाद ये रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग साइन 2 पाई प्लस थीटा, जो कि पीरियोडिक है, इसलिए हम लोग इसको साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। और यहां से यहां तक का टोटल टाइम टी लेते हैं। इसका मतलब हाफ साइकिल हमारा t/2 के लिए होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल t/2 के लिए। तो साइन हो या इसी तरह से ग्राफिकली हम देखें तो cos 0 का वैल्यू 1, तो ये भी पीरियोडिक है। तो ये हमारा 0 हो गया 1, और ये हमारा 90 डिग्री, तो ये π/2 पर आ गया। ये हमारा मिनिमम पाई हो गया, फिर 0 हो गया तो क्या आ जाएगा बोलो? 270। 270 को क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, क्विक। 3π/2, फिर ये 2 पाई, इसका मतलब 2 पाई के बाद फिर ये मोशन रिपीट करेगा, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। साइन और कोसाइन ये दो पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए यहां पर ग्राफ किसका होगा? साइन और कोसाइन का, यही पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट होगा। तो यहां पर जैसे ये देखो, एक ईएमएफ और करंट का, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट का ग्राफिकल व्यू देखें तो यहां पर ग्राफिकली देखिए, ये ग्रीन कलर से जो रिप्रेजेंट किया जिसका पिक वैल्यू E0 है, तो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसी तरह से करंट का ग्राफ देख लीजिए, तो करंट भी जिसका पिक वैल्यू I0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसका पिक वैल्यू थोड़ा सा लेसर है देन ईएमएफ, क्योंकि करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड होगा, तो पिक वैल्यू इसका स्मॉलर होगा। तो इसलिए हमने इसका पिक वैल्यू छोटा दिखाया है, व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया, और ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो यहां पर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसी तरह से यहां पर ये सारे वैल्यू लिख दिया। E और I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। E0 I0 क्या? पिक वैल्यू, जिसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, जिसको हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीट्स मीन पोजीशन भी कहते हैं, या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इंस्टेंटेनियस टाइम, और ओमेगा टी क्या कहलाता? फेज कहलाता है। अब आ जाए नेक्स्ट ग्राफ। जैसे इसमें ग्राफ में देखिए कॉस से रिप्रेजेंट होगा, तो कॉस से रिप्रेजेंट कैसा होगा? ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा, एक कॉस से रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि cos 0 1, तो यहां पर पिक वैल्यू फिर ईएमएफ का लार्जर और करंट का पिक वैल्यू स्मॉलर। जब भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स को हम लोग दिखाएंगे तो ऐसा सिंबल यूज करेंगे। ये जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं
फॉर डायरेक्ट करेंट। और ये जो सिंबल हमारा यूज होगा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। समझ में आ गया? इसलिए सिंबल हमारा ऐसा आएगा, एसी सोर्स का सिंबल ऐसा ही यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते। अब यहां पर एवरेज और मीन वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट का हम लोग फाइंड करेंगे। एवरेज और मीन वैल्यू का मतलब क्या है? यह कहता है कि जितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे आप समझो ग्राफिकली तो इजी होगा आपके लिए। एक कंप्लीट साइकिल में कहता है कि जितना चार्ज का फ्लो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल उतना ही चार्ज का फ्लो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहां पर इट इज दैट स्टेडी करंट विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल as is sent by given alternating current in the same circuit in the same time। मीन्स जितना चार्ज का फ्लो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए उतना ही चार्ज का फ्लो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। इट मीन्स यदि हम वन साइकिल के लिए एवरेज करंट निकालेंगे तो 0 आएगा, हाफ साइकिल के लिए हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अब इसको निकालने का प्रोसेस ये है, ये हमारे डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोगों को जानना है। तो ये कैसे निकालते, ये फॉर्मूला यूज किया जिसका वैल्यू हमारा 2I0/पाई आता है। तो इसको हम एक बार आपको डिस्क्राइब कर दे। कोई भी क्वांटिटी का मीन वैल्यू निकालना है तो जैसे आई एवरेज हमको निकालना है, तो इस कंडीशन में 0 से हम टाइम इंटरवल क्या ले रहे हैं, T/2 ले रहे हैं। तो ये I/dt और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम T, या इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे फॉर हाफ साइकिल dt। अब यहां पर ये वैल्यू हो गया, I की जगह पर हम लोग यूज कर लेंगे I0 sin ओमेगा t। यही हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, dt। ये हमारा 0 से T/2 dt हो गया। I0 हमारा कोफिशिएंट की तरह बिहेव किया। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और 0 से T/2, ये हमारा T हो गया 0 से T/2। अब यहां वैल्यू हम लोग ऐसे लिख देंगे, I0 ओमेगा को 2π/T, तो T ऊपर चला गया, माइनस साइन बाहर निकाल दिया, कॉस ओमेगा की जगह 2π/T, स्मॉल t की जगह पर T/2 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई T/2 माइनस 0। यहां से T कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 0 का वैल्यू -1, इसलिए टोटल क्वांटिटी -2 दिया, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये I0 T/2 और ये 2 हो गया, और नीचे T/2, ये पूरा T/2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 2I0/पाई, वही वैल्यू हमारा यहां पर क्लियर। तो ये 2I0/पाई हम लोगों को ये वैल्यू याद रखना, इसका डेरिवेशन नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, कैसे आएगी हमने आपको सिखाया। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। तो इसका वैल्यू 2I0/पाई, जिसको हम लोग 0.637I0 लिखते हैं। इसका मतलब इट इज द 63.7% ऑफ पिक वैल्यू। ये याद रखना है कि एवरेज वैल्यू जो होता है वो 63.7% ऑफ पिक वैल्यू होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाए एवरेज वैल्यू किसका, ईएमएफ का निकालेंगे। तो ईएमएफ का क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला 0 to T/2 E sin E dt। तो E की जगह पर क्या पुट करेंगे, E0 sin ओमेगा t, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2E0/पाई। ये भी क्या होगा, मीन वैल्यू 63.7% ऑफ पिक वैल्यू। अब नेक्स्ट आ जाए रूट मीन स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ये कहता है कि यदि एवरेज ईएमएफ और एवरेज करंट आप निकालेंगे ओवर ए पीरियड तो वो जीरो वैल्यू आएगा। वो कैसे आएगा जीरो, देखते हैं इसको। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। एवरेज वैल्यू, तो यहां पर एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ई एवरेज या ई मीन निकाले, जो भी निकाले ओवर ए पीरियड तो 0 से t, ये इंटरवल हो गया। ये क्या आ जाएगा, ई डी टी। यहां पर फिर वैसे ही डी टी। हमने करंट का निकाला था, यहां ईएमएफ का निकाल रहे हैं, जिससे दोनों पार्ट आपको समझ में आ जाए। इसको क्या लिख दोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये आपका 0 से t डी टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, इंटरवल 0 से t, ये t 0 से t। अब यहां डिवाइड बाई ओमेगा, सॉरी, तो यहां पर ये माइनस साइन को आप बाहर कर दो, माइनस सी नॉट बाई ओमेगा। और नीचे क्या आ गया, ये वैल्यू हम लोग बाद में लिख देते हैं। अब ये कॉस ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह पर टी आ गया, अपर लिमिट माइनस कॉस 0 लोअर लिमिट, और ये हमारा टी माइनस 0 माइनस ई नॉट बाई ओमेगा। टी और टी कैंसिल, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, कॉस 0 1, ऑब्वियसली ये 0 आ गया। इसलिए एवरेज ईएमएफ ओवर ए पीरियड ऑफ साइकिल ऑलवेज 0, एवरेज करंट भी ओवर ए साइकिल 0 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए हम लोग। तो यहां पर यही हम लोगों ने रिजल्ट लिखा, एवरेज करंट 0, एवरेज ईएमएफ भी 0। क्लियर है? अब आ जाए रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा थ्रू ए सर्किट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए। इसका मतलब यही कहता है, इट इज दैट स्टेडी करंट which would produce the same heat in a given resistance in a given time as is produced by the given alternating current in the same resistance in the same circuit for the same time। तो जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब है, इसको हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। यहां पर आरएमएस रूट मीन स्क्वायर मीन्स क्या है, मीन स्क्वायर। ये मीन का सिंबल, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका रूट करेंगे। इट इज द आरएमएस वैल्यू। अब यहां पर पहले मीन स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, आई डी टी की जगह पर आई स्क्वायर डी टी ओवर ए पीरियड। जब भी निकाला गया ओवर ए पीरियड, नॉट फॉर हाफ साइकिल, ये याद रखेंगे। तो यहां पर 0 से t और ये वैल्यू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर फंक्शन डी टी। यहां 0 से t डी टी, ये आई नॉट स्क्वायर हो गया। और ये हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनाते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो गया 0 से टी डिवाइड, ये इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये डी टी हो गया। अब फाइनली देखिए, 2 बाहर है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इंटरवल 0 से टी। ओ सॉरी, यहां तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। तो ये कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और नीचे हमारा 0 से टी डी टी, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, 1 इंटू डी टी
टी हो गया, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से टी डिवाइडेड बाई ये सीधा टी लिख दिया। अब ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2, वैल्यू डाल दे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये टी माइनस 0, ये 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई टी हो गया। ये टी टी कैंसिल हो गए, साइन 4 पाई 0 साइन 0 0, तो ये पूरा टर्म 0 आ गया। तो फाइनली ये भी टी और टी कट जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर, और मीन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। इसी तरह से हम लोग ई आर एम एस भी निकाल सकते हैं, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई रूट 2। क्लियर? नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगा। ये कैसे आ रहा है ये हम आपको, क्योंकि हो सकता है इसमें बिहार बोर्ड के और यूपी बोर्ड में इसमें आ सकता है, सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में इसका डेरिवेशन नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो क्या वैल्यू आ गया, आई नॉट बाई रूट 2, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से ईएमएफ का, तो ये कितना है, 70.7% ऑफ पिक वैल्यू, ये भी याद रखना है। अब यहां पर रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट हमने लिख दिया आपके पास, इसका वैल्यू 70.7% ऑफ पिक वैल्यू। ठीक, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओवर एनी पीरियड ऑफ साइकिल, क्योंकि यहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इस फॉर्मूला में कभी भी आप 1 पीरियड से लेसर यूज नहीं कर सकते हैं। 1 पीरियड मतलब इसका इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा 0 से t तक होगा, नॉट 0 टू t/2, नॉट 0 टू t/4। ठीक, अब इन सब को एक जगह हमने रिजल्ट से दिखाया। ये जैसे हम लोग इसको दिखा रहे हैं, तो ये पिक वैल्यू है, तो पिक वैल्यू मैक्सिमम है। अब मीन वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब पिक वैल्यू के बाद क्या आ रहा है, 70.7% ऑफ पिक वैल्यू। इसका मतलब वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू मीन वैल्यू से ज्यादा। मीन वैल्यू कितना है, 63.7%। तो ग्राफिकली जब भी आप दिखाएंगे तो सबसे ऊपर पिक वैल्यू, उसके बाद इफेक्टिव, आरएमएस और वर्चुअल, और देन क्या आएगा, मीन वैल्यू। इसलिए हमने यहां पर वैल्यू लिख दिया है, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ग्राफिकली यदि रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। एक टिप्स में जो भी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू दिया रहता है, जैसे 230 वोल्ट लिखा रहता है, बल्ब खरीदने जाओगे, बल्ब के ऊपर क्या लिखा, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट। इट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। ठीक, जो एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर है वो ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को मेजर करता है। ये हॉट वायर मीटर कहलाता है, चूंकि हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। अमाउंट ऑफ हीट H इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर RT पर बेस्ड है, इसलिए इसको हॉट वायर मीटर भी कहते हैं। ठीक, और यहां पर जो डीसी मीटर होता है वो ग्रेजुएटेड होता है, जबकि एसी मीटर ग्रेजुएटेड होगा तो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब जैसे एक एग्जांपल है, यहां पर आपको ग्राफ दे दिया, करंट का ग्राफ दे दिया इस तरह से, वोल्टेज का ग्राफ दे दिया। अब कहता है कि इसका, या ऐसा दे दिया, 4 पीक वैल्यू दे दी। अब कैसे, इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, कैसे निकालोगे, बहुत इजी। हमने क्या कहा, मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर का रूट।
तो मीन स्क्वायर। चलिए, पहला पिक वैल्यू 2 एम्पियर, इसका स्क्वायर। दूसरा -2 एम्पियर, इसका स्क्वायर। तीसरा वाला पार्ट 2 एम्पियर, इसका स्क्वायर कर दो, और मीन निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे। इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी वैल्यू 2 एम्पियर आएगा। अब यहां पर 4 पिक वैल्यू है, तो 2 एम्पियर का स्क्वायर, -2 एम्पियर का स्क्वायर, +2 एम्पियर का स्क्वायर, -2 एम्पियर का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, उसका भी वैल्यू 2 एम्पियर आएगा। इसी तरह से वोल्टेज का ग्राफ होगा तो वो भी 2 एम्पियर 2 वोल्ट ही आ जाएगा। तो आंसर हम लोग टैली करा ले, 2 एम्पियर है, इसका भी 2 एम्पियर है। क्लियर? अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि एक इलेक्ट्रिक करंट का एक क्वेश्चन दे दिया, I = I0t/τ, कैलकुलेट द RMS करंट फॉर ए पीरियड 0 से τ। तो I²R या I²dt यूज कर लेंगे। ठीक, अब I²dt तो क्या रिजल्ट आ रहा है? फाइनली I0/√3। चेक करते भाई कैसे आया रिजल्ट। तो हमने आपको क्या सिखाया? RMS = √mean स्क्वायर। तो पहले मीन स्क्वायर निकालोगे। क्या फॉर्मूला सिखाया? I²dt। कहां से कहां तक है लिमिट पूछ रहा है? 0 से τ, 0 से τ। अब I0 I² है, इसका स्क्वायर करो, क्या बन रहा है? ये 0 से τ है, I0², ये भी बन गया t², ये बन गया τ², dt डिवाइडेड बाई 0 से τ dt। अब यहां पर वेरिएबल कौन है? स्मॉल टी। तो बाकी क्वांटिटी बाहर निकाल दिया, I0²/τ², t² dt क्या होगा? इंटीग्रेशन t³/3 हो गया। 0 से τ, यहां पर क्या हो गया? dt, 0 से τ, I0²/τ²। 3 को बाहर निकाल दो, अपर लिमिट τ³ -0 डिवाइड बाई τ बचा। अब τ का एक वैल्यू यहां से, ये t² पूरा कट गया, एक τ बचा, ये τ फिर इस τ से कटा, तो फाइनली क्या बचा? I0²/3। अब हमें IRMS चाहिए, तो इसका रूट निकाल लेंगे। तो इसका रूट क्या आ गया? I0²/3 का रूट, फाइनली I0/√3। देखो आंसर हमारा यही। मेथड पता हो तो सब कुछ आ जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? अब आ जाए नेक्स्ट, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। कहते हैं कि ऐसा रोटेटिंग वेक्टर, सिंपली जैसे ये आप ऐसे लोग, फेज का मतलब क्या होता है? इट गिव्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्वांटिटी। पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा। मान लो यहां पर पोजीशन क्या भाई? ω t एंगल फॉर्म कर रहा है, पीरियोडिक है, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? = E0 sin ω t। अब ये ग्राफ किसका है? करंट का। करंट ने EMF के साथ EMF का कितना एंगल बना था? ω t। अब ये टोटल कितना बनाया? ω t + φ। इसका मतलब इसका टोटल फेज कितना बन गया? ω t + φ। तो करंट का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? I = I0 sin ω t + φ। अब यहां पर पोजीशन आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो? पीरियोडिक फंक्शन है, तो E = E0 sin ω t से रिप्रेजेंट किया। करंट को किससे रिप्रेजेंट किया? I0 sin ω t + φ से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल ऑफ φ। कितना लीड किया? φ से लीड किया। यदि इसी में ω t + π/2 होता तो करंट लीड्स द EMF
बाई फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन। तो फेज और फेजर डायग्राम इस तरह से है। एक ऐसा डायग्राम जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ये आपको बताता है पोजीशन को। ठीक, और यहां पर जैसे हमने ग्राफ में दिखाया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। अब हम लोग आ जाए कि एक रेजिस्टेंस से करंट को पास करा रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को हम लोग क्या लिखते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब इस क्लोज सर्किट में हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू आई आर। हमको करंट का वैल्यू निकालना है तो I इज इक्वल टू ई बाई आर। ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब इसको हम लोग इससे कंपेयर करें, हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का वैल्यू कितना आ गया भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेकेंड इक्वेशन हो गए। अब दोनों इक्वेशन को देख करके क्या लग रहा है कि दोनों सेम फेज में है। तो ग्राफिकली भी यदि हमको दिखाना है तो ईएमएफ का ग्राफ, ये ईएमएफ का ग्राफ हो गया। अब करंट के ग्राफ के लिए कलर बदल दो भाई। तो करंट का पिक वैल्यू देखो क्या है, ईएमएफ के पिक वैल्यू से थोड़ा सा कम है, और दोनों का एंगल क्या है, साइन, तो ये भी साइन को रिप्रेजेंट करेगा और इसके पिक वैल्यू को स्मॉलर दिखा देंगे। तो यहां पर ये आप हमारा पिक वैल्यू आई नॉट हो गया और ये हमारे लिए ईएमएफ का पिक वैल्यू ई नॉट हो गया। इस ग्राफ पर वाई एक्सिस की जगह पर आप इधर ईएमएफ और करंट और यहां पर टाइम पीरियड टी हो गया। अब फेजर डायग्राम आपको दिखाना है तो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस पर सबसे पहले ईएमएफ कितना एंगल बनाया, ओमेगा टी, तो ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया। अब करंट भी सेम एंगल फॉर्म कर रहा है, करंट के लिए भी फेज सेम है, तो इस कंडीशन में सेम फेज दिखाया, लेकिन इसका पिक वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर, क्योंकि यहां पर पिक वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, तो यहां पर इसको स्लाइटली लेसर दिखाएंगे। तो ये हमारा पिक वैल्यू करंट के लिए और ये पिक वैल्यू ईएमएफ के लिए। ठीक, अब ऐसा इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक डिवाइस हुज ईएमएफ एंड करंट आर इन द सेम फेज, आइडेंटिफाई द डिवाइस। उस डिवाइस का नाम ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट या एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पर हमने दिखाया, ये वैल्यू आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ईएमएफ और करंट आर इन द सेम फेज, और ग्राफिकली आप इसको ऐसे दिखा देंगे, यहां पर ईएमएफ और करंट का सेम फेज है, और यहां पर फेजर डायग्राम से, ये तो ग्राफ से रिप्रेजेंट किया आपने, अब फेजर डायग्राम में आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ईएमएफ को ई नॉट और करंट भी आई नॉट, और एंगल दोनों का सेम है, सेम फेज एंगल है, तो ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाए, एक प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर के लिए क्या हो गया, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक, तो इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा, E इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी। देन डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल डी टी, और E का वैल्यू कितना है भाई, E नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल डी टी हो गया। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, E नॉट बाई एल, और ये हमारा साइन ओमेगा टी डी टी। तो I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम जीरो, क्योंकि एवरेज करंट ओवर ए पीरियड ऑफ साइकिल जीरो होता है, इसलिए इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो। तो फाइनली क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी।
इसको हम लोग पिक वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू आई नॉट, और यहां पर देखिए निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन, या इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। 1 और 2 को कंपेयर करो, ग्राफिकली देखो क्या आ जाएगा। ईएमएफ हमारा साइन का नेचर दिखा रहा है, करंट माइनस कॉस का नेचर दिखा रहा है। तो ग्राफिकली हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ईएमएफ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या, माइनस कॉस, तो यहां से -1 से स्टार्ट होगा, और इसके पिक वैल्यू को हम लोग स्मॉलर दिखाएंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब इसका पिक वैल्यू है, अब इसको हम फेज डिफरेंस के फॉर्म में, फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर I इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, करेंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो फेजर डायग्राम में क्या आ जाएगा, ईएमएफ हमारा ये ई नॉट, और ये एंगल 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड, इसका मतलब 90 डिग्री किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव, तो ये क्लॉकवाइज में जाएगा। इसके कलर को बदल दो, तो यहां पर ये एंगल कितना है, ओमेगा टी, और 90 डिग्री नीचे आ गया, तो ये पिक वैल्यू आई नॉट। समझ में आ गया, क्लियर? अब देख लें हम लोग इसको अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। यही हमारा ईएमएफ रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया, फाइनली इंटीग्रेट करके रिजल्ट आ गया, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों ने जो ई नॉट आई नॉट का वैल्यू लिखा, इट इज ई नॉट बाई ओमेगा एल, और इस ओमेगा एल को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर ओमेगा एल, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करता है। इसका मतलब है ये इसका यूनिट भी ओम होगा। इसका मतलब जब भी आपसे पूछा जाए कि एसी सर्किट में इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, तो आप उसको कहेंगे रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, जिसका वैल्यू ओमेगा इंटू एल एक्सएल से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? अब यहां पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर ईएमएफ और करंट। ये देखिए ऐसा ग्राफ का नेचर अभी जस्ट आपको बताया, माइनस कॉस है, इसलिए -1 से स्टार्ट होगा। फेजर डायग्राम पर आ जाओ, ये ईएमएफ और करंट का वैल्यू दिखा दिया, और यहां पर फेजर डायग्राम पर आ जाए तो ई नॉट, और ये कितना एंगल 90 डिग्री ई नॉट से बनाएगा, क्योंकि 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड है, तो ये पाई बाई ओमेगा टी हो गया, और ये 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड। क्लियर? तो एसी थ्रू इंडक्टर हो गया। नेक्स्ट आ जाए एसी थ्रू ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में कैसे फाइंड करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है, इज इक्वल टू लिख देंगे क्यू बाई सी, देन क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ई। ई की जगह पर क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें करंट चाहिए, तो करंट का वैल्यू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब यहां पर डी बाई डी टी, टी ई नॉट साइन ओमेगा टी, टी ई नॉट कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ई नॉट ओमेगा सी मल्टीप्लाई है, तो डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा सी लिख सकते हैं।
तो ये कॉस ओमेगा टी। अब ये हमारा पिक वैल्यू हो गया, जिसमें पिक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया आई नॉट, विच इज इक्वल टू ई नॉट 1/ω/c। और इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, जो एक्सी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इसका भी यूनिट ओम हो जाएगा। अब यहां पर ग्राफ यदि हम इसको कंपेयर करें तो ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग फेजर डायग्राम में क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्या कंक्लूजन निकला, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। 1 और 2 को देखें तो क्या लग रहा है, करंट लीड्स द ईएमएफ, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन। अब यहां पर ग्राफिकली जब आप दिखाएंगे तो ईएमएफ का ग्राफ क्या है, साइन का ग्राफ। करंट का कैसे ग्राफ आ रहा है, पॉजिटिव कॉस, इसका मतलब करंट का ग्राफ कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से दिखाएंगे, इसके पिक वैल्यू को थोड़ा स्मॉलर दिखा देंगे। क्लियर। अब इसको ग्राफिकली पहले रिजल्ट हम लोग देख लें, जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया वही रिजल्ट है कि नहीं। तो I = dq/dt डिफ्रेंशिएट किया और रिजल्ट आ गया। अब यहां पर आई नॉट का वैल्यू हमने कह दिया ω/c, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन। क्लियर। चलिए अब ग्राफिकली हम लोग देख लें, ग्राफिकल क्या रिजल्ट आ गया, यही ग्राफिकल रिजल्ट है, चेक करें हम लोग। ठीक, ईएमएफ और करंट फेजर डायग्राम में आ जाए, फेजर डायग्राम में ये रिजल्ट है ई नॉट। और जब लीड करेगा तो फेजर डायग्राम में किधर होगा, π/2 ऐड कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां से, ईएमएफ से 90 डिग्री इधर जाएंगे, तो ईएमएफ से 90 डिग्री इधर गए, π/2 फेजर डायग्राम में ये आ जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में। अब आ जाए एक्सेल का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ। तो एक्सेल रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर क्या है, ओमेगा एल। ओमेगा को 2π न्यू इंटू एल, इसका मतलब यहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी के न्यू लिखे या एफ लिखे, बात एक ही है, न्यू लिखे या एफ लिखे। एक्सेल हमारा इंडक्टर का क्या है, रिएक्टेंस है, इसका मतलब एक्सेल रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, इट इज 2πf लिखो या न्यू लिखो। यदि आप एफ लिखोगे तो एक्स एक्सिस पर एफ और न्यू लिखोगे तो एक्स एक्सिस पर न्यू। तो ग्राफिकली देखें तो एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ का नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा आएगा। ठीक, इसी तरह से कैपेसिटर के केस में आ जाएंगे तो x = 1/ω/c, इट इज 1/2πf इंटू c, XC इनवर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाएगा, XC y एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी हमारा x एक्सिस पर होगा। तो ग्राफिकली हम लोग चेक कर लें तो ये हमारा रिजल्ट है, और यहां पर एक्सेल का ग्राफ ऐसा आएगा और XC के ग्राफ को भी चेक कर लिया जाए तो XC का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फेजर डायग्राम, एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, और रिएक्टेंस या जो हम लोगों ने एक्सेल का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ, XC का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, LR, CR, LCR, और फिर उसके रिजल्ट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट जो एसी का पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।